यस। आज हमारा टॉपिक है मनी। और कई सालों पहले मनी नहीं होता था, पहले चलता था बार्टर सिस्टम। तो सर बार्टर सिस्टम क्या चीज है? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स देने का ट्रांजेक्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बार्टर सिस्टम। देखो क्या लिखा है, इट इज अ सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ मनी। लिखा है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, उसे हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। अब हर चीज में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम क्या होते हैं? न्यू थिंग पे अपग्रेड होते हैं। जैसे समझ की कोशिश करना आप, कि पहले कंप्यूटर चलते थे। अब कंप्यूटर में दिक्कत क्या थी सर? कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। दूसरी दिक्कत कि सर लाइट गई 10-15 मिनट के बाद वो फाइल ही खत्म, मतलब कॉन्सेप्ट पूरा खत्म आपका। इसलिए हम लैपटॉप पे आए ताकि हम उसको एक दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके ले जा सके। दूसरा काम कि सर लाइट जाने के बाद भी हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो, पहले पैदल चलता था इंसान, फिर साइकिल पे अपग्रेड हुआ, साइकिल पे दिक्कत आने लगी तो बाइक पे आया, बाइक पे सर धूप लगती है फिर कार पे आया। आप समझ रहे हो ना? मतलब हमेशा कोई भी दिक्कत हो तो किसी न किसी चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ही हम क्या होते हैं? अपग्रेड होते हैं। हम हमें दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट लगती है। तो इसी तरीके से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से हमें मनी की रिक्वायरमेंट हुई। अब मेरी बात को अच्छे से समझना। तो सर आखिर वो क्या समस्याएं थी, क्या प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें मनी की रिक्वायरमेंट लगी और हमने मनी को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स में, वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सी बात, कि जो चीज मुझे चाहिए वो सामने वाले के पास में उस टाइम पे अवेलेबल हो या ना हो, या फिर सर उसे जो चाहिए वो मेरे पास में हो या ना हो, तो सर वो जो ट्रांजेक्शन है वो हो नहीं पाता था। इसे हम क्या बोलते हैं? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। दूसरी दिक्कत, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब सिंपल सी बात, जैसे समझना कि आज मैं आपको बोलूं कि आपकी कार मुझे दे दो और बदले में ये पेन ले लो, क्या आप दोगे क्या? सर कैसी बातें करते हो यार, आप नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको गुड्स की वैल्यू पता है। लेकिन उस टाइम पे गुड्स की वैल्यू को मेजर करना पॉसिबल नहीं था। मतलब जब गुड्स इक्वल वैल्यू के हो तब ट्रांजेक्शन हो तो बात समझ आती है। लेकिन इस तरीके से वैल्यू बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है तो ट्रांजेक्शन पॉसिबल होना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ये एक दिक्कत थी, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड प्रॉब्लम क्या थी सर? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बार्टर सिस्टम में देखो समझो, आप आज मान लो कि कोई फोन लेते हो तो मैं ईएमआई पे ले सकता हूँ क्या? यस सर ले सकते हैं। मतलब अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, फ्यूचर में पेमेंट करना है, सर पॉसिबल है। लेकिन उस टाइम पे जब गुड्स के बदले में गुड्स चलता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, तो उस टाइम पे डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था। जैसे आज मैं आपसे गुड्स ले रहा हूँ, बदले में आप मेरे को कह रहे हो कि सर आप मेरा घोड़ा खरीद लो, और घोड़ा जो है वो इंस्टॉलमेंट में लेकर के जाना। आज उसका सेल लेकर के जाओ, 2 महीने के बाद उसकी टांग लेकर के जाना, 6 महीने के बाद जो बचे वो लेकर के जाना। स्टेट पॉसिबल नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम में। और क्या दिक्कत थी सर? वो थी लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। कि सर अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करके रखना होता है। लेकिन उस टाइम पे बार्टर सिस्टम में आप कितना गुड्स स्टोर करके रखोगे? और क्या दिक्कत थी? लैक ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। देखो जैसे आज अगर आपको फॉरेन में कहीं पेमेंट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन उस टाइम पे गुड्स के बदले में गुड्स क्या फॉरेन में ट्रांसफर करना पॉसिबल था क्या? नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम से, ये कुछ लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम में, इस वजह से हम मनी पे अपग्रेड हुए। तो एक बार मेरे साथ में जितना मैंने आपको बताया अभी तक रिवाइज कर लेते हैं कि सर बार्टर सिस्टम में आखिर ये होता क्या है और इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। और उस टाइम पे जो इकोनॉमी चलती थी उस इकोनॉमी को हम बोलते थे सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मतलब कम्योडिटी टू कम्योडिटी इकोनॉमी।
अब बार्टर सिस्टम में कुछ लिमिटेशन थे, इसकी वजह से हम मनी पे अपग्रेड हुए। तो सर क्या प्रॉब्लम थी? सबसे पहला, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कार और पेन वाला एग्जांपल। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, घोड़े वाला एग्जांपल, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था इंस्टॉलमेंट्स में। फोर्थ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितना गुड्स स्टोर करोगे यार? अगर मुकेश अंबानी साहब इस तरीके से गुड्स स्टोर करने लगे हैं तो सोच लो कि कितनी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी उनको। और लैक ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, फॉरेन में पेमेंट करना आज पॉसिबल है लेकिन उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं था। गुड्स को फॉरेन में सेल करना थोड़ा सा विजिबल नहीं था। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? इस वजह से हम किस पे अपग्रेड हुआ है? मनी पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ मनी। जब पहली बार मनी इंट्रोड्यूस हुई तो किस फॉर्म में हुई? वो थी एग्रीकल्चर फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपग्रेड हुए मेटेलिक कॉइन्स पे। कुछ टाइम तक तो एग्रीकल्चर मनी चली, मतलब आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बदले में क्या करते थे? गुड्स को खरीद लेते थे। उसके बाद हम आए मेटेलिक कॉइन्स पे। मेटेलिक कॉइन्स जैसे कूपर से बना हुआ है, ठीक है ना, उनसे जो बने हुए कॉइन्स होते हैं वो एक्चुअली थोड़े से हैवी वेट के होते थे, इसलिए थोड़ा सा कैरी करना क्या था? मुश्किल था। इस वजह से हम किस पे आए फिर? सिल्वर एंड गोल्डन कॉइन्स पे। इसमें दिक्कत ये थी कि सर जान का खतरा होता था। सर कैसे? देखो बहुत सालों तक ये भी चला, लेकिन इसमें भी फिर जब लोगों की नीयत बदलने लगी, चोरियां होने लगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हुई। इस वजह से हम किस पे आए फिर? पेपर मनी पे। पेपर मनी 1930s की बात है, ये पेपर मनी ये स्टार्ट हुआ। फिर आप समझने की कोशिश करना, जो नोट्स और कॉइन्स वगैरह ये किस में आते हैं? पेपर मनी में। उसके बाद हम आए प्लास्टिक मनी पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और अभी जो चल रहा है वो कौन सा है? ई मनी, आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें। अभी जो रन हो रहा है आपकी इकोनॉमी में वो है पेपर मनी, प्लास्टिक मनी और ई मनी, बहुत ज्यादा तरीके से। हाँ अभी भी गोल्डन कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जो गोल्डन और सिल्वर कॉइन्स होते थे उसके कंपैरिजन में क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यस, ये थे आपके इवोल्यूशन ऑफ मनी। फिर देखते हैं अपन फंक्शंस ऑफ मनी। ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको अच्छे से फोकस करके समझना, मनी सप्लाई। कि सर आखिर ये मनी सप्लाई क्या होता है? एग्जाम के लिए आपको इस मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने की जरूरत है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। देखना क्या चीज़ है मनी सप्लाई। सबसे पहले जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है ये सारा हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इधर फोकस करना सभी जने आप। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ डेफिनेशन आपके लिए। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है सर। सिंस गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर प्रोड्यूसर ऑफ मनी, सप्लायर ऑफ मनी आर नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है मनी सप्लाई के लिए? क्या क्या चेक करना होता है हमें? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अभी के लिए आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, बट एक एग्जांपल से आपको ये सारी चीजें मुंह पे क्लियर हो जाएगी, इसलिए पूरा फोकस करके समझना। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर करते हैं कि सर स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। इधर देखना आप लोग, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर हम किसी भी चीज की स्टडी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट किसी भी चीज की स्टडी अगर हम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। जैसे एक एग्जांपल देखना, मान लो कि कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है, उसमें 55 फीट पानी है। कितना? 55 फीट। कब? 1 जून को। 1 जून 2020 को उस तालाब में पानी कितना है? 55 फीट। और 30 31 मई 2021 को इस तालाब का पानी हो गया 45 फीट। समझ? मतलब सर
पूरे साल में मान लो कि टोटल 10 फीट पानी आया, बारिश हुई, बारिश की वजह से कितना पानी आया, 10 फीट पानी आया, और 20 फीट पानी यूज कर लिया सर, ठीक है ना, पीने में, कपड़े धोने में, सब कुछ, और टोटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बचा है, 45 फीट। मतलब आपने जब 55 फीट और 45 फीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 1 जून और 31 मई को मेजर किया, इसे हम बोलेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट, जिसमें ये होगा आपके लिए ओपनिंग स्टॉक और ये होगा क्लोजिंग स्टॉक। और पूरे साल में कितना पानी आया और गया, ये 10 फीट और 20 फीट, इसे हम बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने स्टडी किया, पूरे साल का पीरियड में कितना पानी आया और गया है, बोलो क्लियर हुआ आपको। तो मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देखो आप, मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी, मतलब ये क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक नंबर में आपको क्वेश्चन आएगा कि मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या लिख के आना है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम मनी सप्लाई का मेजरमेंट कब करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पे करेंगे। जैसे मान लो कि आज अगर हमें मनी सप्लाई मेजर करना है कि भाई पूरी कंट्री में मनी सप्लाई कितना है, हम समझेंगे मनी सप्लाई क्या होता है, बट मान के चलो कि आपको पूरी कंट्री में ये पता करना है कि 4:15 पे मनी सप्लाई कितना है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि हमने मेजरमेंट कब किया, 4:15 पे, मतलब ये कौन सा हुआ, फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, मनी सप्लाई क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब सर क्या चीज होती है वो समझाओ, देखना इधर एग्जांपल बहुत अच्छे से, ये आप लोग हैं पब्लिक, ये है पब्लिक, ये आप लोग हैं। आपके पास में पैसा किस किस फॉर्म में पड़ा होता है, सर नोट्स के फॉर्म में या फिर कॉइन्स के फॉर्म में, अभी भी होगा आपके पास, ठीक है, आपके वॉलेट में होगा, आपके बैग में होगा, किसी के पास घर पे पड़ा होगा तकिए के नीचे, ठीक है ना, किसी ने बाथरूम की टाइल्स में छिपा के रखा होगा। नोट्स एंड कॉइन्स जो पब्लिक ने अपने पास में रख रखे हैं, बराबर ना, जो अपने घर पे रखा हुआ पैसा है, उसे हम बोलते हैं करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। मतलब हम लोगों के पास में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो हमारे वॉलेट में है, चाहे हमारे घर पे तकिए के नीचे रखा है हमने, चाहे हमारे बाथरूम की टाइल्स में छुपा के रखा हुआ है, ठीक है ना, मतलब हमारे पास में जो भी पैसा पड़ा हुआ है पब्लिक के पास में, उसे हम क्या बोलेंगे, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ नोट्स हो चाहे कोइंस हो। बोलो यहाँ तक कहानी समझ आई आपको, ओके। अब सर ये है कुछ एक कमर्शियल बैंक, ये क्या है, कमर्शियल बैंक्स, ये आपके साथ, कमर्शियल बैंक कौन कौन से हैं, मान लो एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, पीएनबी है, पीयूबी है, एचडीएफसी है, और कोई है, ठीक है, ये आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, ओके सर, ये हमारे कमर्शियल बैंक्स। अब आप लोगों के पास में, पब्लिक के पास में घर में जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, क्या सारा का सारा पैसा हम घर पे रखते हैं क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहा था, लगभग सब जन है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा मनी है तो हम कहाँ डिपॉजिट करवाएंगे, बैंकों के पास में, एक्स्ट्रा मनी को हम कहाँ डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक के पास। तो जब भी हम मनी को बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हैं, आ जाते हैं, मनी को बैंक में, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट करवाने जाते हैं, तो बैंक आपको 3 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आपकी डिपॉजिट को 3 तरीके से एक्सेप्ट करता है। या तो सर वो करंट अकाउंट ओपन करेगा, इस तरीके से करंट अकाउंट ओपन करके, या फिर
सेविंग अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट करेगा या फिर फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसे आप बोलते हैं। देखो ये डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में कि आखिर ये क्या होता है, बट एक बार के लिए सिर्फ ये ध्यान रखना, करंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप एफ एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इस पे आपको बैंक 0% इंटरेस्ट देती है। सेविंग अकाउंट में लिमिटेशंस होते हैं ट्रांजेक्शन के, और नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होती है वो होती है 4 to 6%। फिक्स डिपॉजिट, मैच्योरिटी डेट तक आप वो पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, और इस पर जो नॉर्मली इंटरेस्ट रेट होती है वो होती है 8 to 10%। अभी शायद 7% या चल रही है, अराउंड अराउंड 7% है, 6.95 समथिंग कुछ होगी। सिर्फ ये ध्यान रखना, करंट अकाउंट मतलब कि सर आप इसमें एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, प्लस इस पे जो बैंक है वो आपको इंटरेस्ट नहीं देता है। सेविंग अकाउंट आप लिमिटेशंस ऑफ ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कितनी होती है 4 to 6%। फिक्स डिपॉजिट आप मैच्योरिटी डेट तक, ठीक है, चाहे 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, तब तक आप अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, और इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है 8 to 10%। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई आपको? तो कुछ लोग करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे, कुछ सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, और कुछ फिक्स डिपॉजिट कराएंगे। मान लो ये पब्लिक है और पब्लिक में से किसी ने करंट अकाउंट में पैसा जमा कराया, किसी ने सेविंग अकाउंट में जमा कराया, किसी ने फिक्स डिपॉजिट कराया। बोलो यहाँ तक समझ आया आपको? तो मनी सप्लाई के लिए आपको अभी तक के कॉन्सेप्ट में दो चीजों को कंसिडर करना है। एक तो सर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक ने कितनी करेंसी हेल्ड कर रखी है, और दूसरा कि कमर्शियल बैंक के पास में जो पब्लिक ने पैसा डिपॉजिट करवाया है वो भी कौन से अकाउंट में है, सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट वाले में, उसको आपको कंसिडर करना है। मनी सप्लाई की कैलकुलेशन में सेविंग अकाउंट को फोकस नहीं करना है, फिक्स डिपॉजिट में पैसे को फोकस नहीं करना है। बोलो क्लियर हुआ आपको? जैसे एग्जांपल कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है 1 लाख रुपीज, क्लियर, और करंट अकाउंट में है पब्लिक, मतलब सारे कमर्शियल बैंक के करंट अकाउंट में जो टोटल मनी है वो कितना है 2 लाख, सेविंग अकाउंट में है 4 लाख, और फिक्स डिपॉजिट में है 5 लाख। तो बताओ अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 4:15 पे मनी सप्लाई कितना होगा? सर 1 लाख जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, प्लस करंट अकाउंट विथ कमर्शियल बैंक। अरे पब्लिक ने करंट अकाउंट में कमर्शियल बैंकों के साथ में जो पैसा जमा करा रखा है वो कितना है 2 लाख रुपए। क्या हम सेविंग अकाउंट के अमाउंट को कंसिडर करेंगे, क्या हम फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट को कंसिडर करेंगे? नहीं। मतलब यहाँ पर आपको मनी सप्लाई कितना हो जाएगा 3 लाख। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई आपको? क्लियर है पक्का अच्छे से? तो एक बार जरा सी डेफिनेशन को कंसिडर करना, इधर देखो क्या लिखा। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी। स्टॉक क्यों बोला पता है ना आपको? क्योंकि हम मेजर कब करते हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हेल्ड बाय पब्लिक, किस कहाँ की पब्लिक? अरे इंडिया की देखेंगे, ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। क्लियर यहाँ तक? फिर देखना आप क्या लिखा है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मतलब आपको मनी सप्लाई के लिए किन किन लोगों के पास में पैसा पड़ा हुआ है उनको कंसिडर करना है। सबसे फर्स्ट करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, देखा आपने, चाहे वो कॉइन्स के फॉर्म में हो चाहे नोट्स के फॉर्म में हो। एंड डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, यही करंट अकाउंट विथ कमर्शियल बैंक। अरे आप लोगों ने जो कमर्शियल बैंकों के साथ करंट अकाउंट में पैसा जमा करा रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट ऑफ पीपल विथ कमर्शियल बैंक। बोलो यहाँ तक की बात समझ आई आपको? फिर आगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और बैंक्स, ये बैंक्स, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट और बैंक्स, ये क्या होता है, मनी सप्लायर होता है। क्या करते हैं, पूरे देश में मनी सप्लाई का काम करते हैं। चलो बात समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट के पास में जो पैसा पड़ा हुआ है, अरे गवर्नमेंट का जो फंड है, ठीक है, उसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वो, प्लस बैंकों का जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंकों ने अपना खुद का प्रॉफिट अर्न किया है,
ठीक है। तो बैंकों ने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो पैसा, और जो गवर्नमेंट के फंड्स में पैसा पड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, उसे आपको मनी सप्लाई के टाइम कंसिडर नहीं करना है। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ आई। फिर एक होता है, ये मान लो आपका आरबीआई। अब कुछ बॉडीज है, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज है, आपके एफआईआई हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आरबीआई के थ्रू। अरे उनकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ही कहाँ से होगी, आरबीआई के थ्रू। तो वो आरबीआई में कौन सा अकाउंट ओपन करवाएंगे, अरे आरबीआई सेविंग अकाउंट तो नहीं ओपन करेगा। और क्या ये फॉरेनर्स, इंटरनेशनल बॉडीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या हमारे यहाँ के कमर्शियल बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे, कहाँ अकाउंट ओपन करवाएंगे, आरबीआई के पास। तो आरबीआई इन तीनों में से कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, सर करंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स नहीं होती, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। कौन सा अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट। मतलब इंटरनेशनल बॉडीज ने या एफआईआई ने आरबीआई के करंट अकाउंट में कुछ पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, तो उसे भी हम मनी सप्लाई की टर्म में काउंट करेंगे। तो अब बताना मुझे कि 4:15 पे मनी सप्लाई कितना होगा, अगर करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक 1 लाख है, सेविंग अकाउंट के पास में पैसा पड़ा हुआ है 4 लाख, नहीं 2 लाख, सॉरी सॉरी, करंट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है 2 लाख, सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है 4 लाख, और फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है 5 लाख। गवर्नमेंट के पास में फंड है, उनके पास में पैसा पड़ा हुआ है 3 लाख, और जो बैंकों का प्रॉफिट है टोटल मिला के वो है 2 लाख, और इंटरनेशनल बॉडीज और एफआईआई ने आरबीआई के पास में जो करंट अकाउंट में पैसा जमा करा रखे हैं वो है 3 लाख। तो यहाँ पर मनी सप्लाई के टर्म में हम तीन चीजें देखते हैं, कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक मतलब 1 लाख, प्लस डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट ऑफ पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक। तो कितना है यहाँ पर अमाउंट, 2 लाख। क्या हम सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अमाउंट को कंसिडर करेंगे, नहीं। कितना हो गया, 2 लाख। क्या हम बैंक के पास में जो और गवर्नमेंट के पास में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो उन्होंने खुद ने अर्न किया है, क्या वो भी इंक्लूड करेंगे, क्या नहीं। क्या एफआईआई या इंटरनेशनल बॉडीज ने आरबीआई के पास में जो करंट अकाउंट ओपन करा गया है, 3 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, उसको मनी सप्लाई की टर्म में काउंट करेंगे, यस। इसे बोलते हैं अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। कितना रुपया है, 3 लाख। अब हमारा मनी सप्लाई कितना हो जाएगा, 6 लाख। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 4:15 पे पूरी कंट्री में मनी सप्लाई कितना होगा, 6 लाख। अब पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से वापस से। मनी सप्लाई, money supply refers to total stock of money held by public of a country at a particular point of time. Since government and the banks are producer of money, मतलब supplier of money है, पूरी कंट्री में मनी सप्लाई कौन करता है, ये लोग। स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय देम मतलब इन्होंने जो पैसा रख रखा है, चाहे वो फंड्स में रखा हो, चाहे बैंक ने खुद ने अर्न किया हो, इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है, क्या क्या फोकस करना है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हुए। सर एक तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, चाहे वो नोट्स में हो चाहे कॉइन्स में हो। डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, मतलब करंट अकाउंट विथ कमर्शियल बैंक, और अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक तो आरबीआई के साथ में अकाउंट ओपन करवाएगी नहीं, ठीक है, इसलिए। तो एफआईआई और इंटरनेशनल बॉडीज ने जो आरबीआई के पास में अदर डिपॉजिट करवा रखे हैं, उसको भी हम मनी सप्लाई के टर्म में काउंट करेंगे। अब एक लास्ट पॉइंट और समझना है कि जो लिखा है ना डिमांड डिपॉजिट, ये कौन सा डिमांड डिपॉजिट लेना है, ये फोकस करना अच्छे से, क्वेश्चन पूछ लेते कितने बार। ये सर डिमांड डिपॉजिट कौन सा वाला लेना है, तो ये जो डिमांड डिपॉजिट लोगे वो लोगे आप नेट डिमांड डिपॉजिट। कितनी बार क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया होता है, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। फिर अगर आपको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट पे किस पे आना है, नेट डिमांड डिपॉजिट पे, क्योंकि हम मनी सप्लाई के टर्म में सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला लेते हैं, नेट डिमांड डिपॉजिट। तो सर कैसे आएंगे, तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, इंटर बैंक डिपॉजिट। अब सर ये क्या मामला है, इंटर बैंक डिपॉजिट क्या चीज है, तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स को आपको अगर ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट। ये क्या चीज है समझ लो, इंटर बैंक डिपॉजिट ये है कमर्शियल बैंक,
और ये है एक दूसरा कमर्शियल बैंक। ठीक है, कोई भी मान लो, SBI और ICICI। अब समझने की कोशिश करना कि SBI के पास में अचानक से सडन खूब सारा पैसा आ गया, मतलब पब्लिक से बहुत सारी डिपॉजिट एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अब इसके पास में स्टोर करने की जरूरत नहीं, रखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करता है, कितनी बार अपने दूसरे किसी कमर्शियल बैंक में करंट अकाउंट ओपन करवा के जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है वो डिपॉजिट करवा देता है। समझो, जैसे SBI के पास में जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट एक्सेप्ट हुए हैं, वो क्या करता है, ICICI के पास में, मतलब अनदर कमर्शियल बैंक के पास में करंट अकाउंट ओपन करवा के डिपॉजिट करवा देता है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में आपको इंटर बैंक डिपॉजिट माइनस करने से क्या मिल जाएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट। और यहाँ पर मनी सप्लाई के टर्म्स में हमें कौन सी डिमांड डिपॉजिट लेनी है, नेट डिमांड डिपॉजिट। ये जो दो कमर्शियल बैंक के साथ में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो डिपॉजिट हुई है, उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।